साथ जुड़ रहे हैं अब एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स। प्रथमेश, आप बताइए, क्योंकि आज का दिन नॉन एग्रो के लिए काफी हद तक यहां पर उठापटक वाला रहा। कच्चे तेल में 3 महीने के हाईज, तो सोने में ऑल टाइम हाईज हमने आज बनते हुए देखे। गुड इवनिंग मनीषा। ये जैसे कि आपने कहा कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मेरे ख्याल से ऐसे सिचुएशन में गोल्ड को बाय करने की सलाह अच्छी रहेगी। 47,850 पे गोल्ड का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। 47,700 का स्टॉप रहना चाहिए। 48,150 का टारगेट रहना चाहिए। वैसे ही क्रूड की डिमांड जो है काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट रिकवर होने की क्षमता बताई जा रही है। उसी कारण हम क्रूड के जुलाई वायदे में बाय करने की सलाह रहेगी। 3,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट में 3,000 के भाव पे स्टॉप लॉस रहेगा 2,930 का, टारगेट रहेगा 3,140 का। इसी के साथ वंदना, आपकी भी टॉपिक्स जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कहां मिलते हैं कमाई के मौके, क्योंकि चाहे गुआर हो, चाहे खाने के तेल हो या फिर मसाले हो, सभी जगह आज यहां पर बढ़त के साथ कारोबार है। जी मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एडिबल ऑयल में थोड़ी सी जो बढ़त है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। रिफाइंड सोया में मुझे लग रहा है कि बाइंग जो है वो एक्सटेंड हो सकती है रैली यहाँ पे 838 के लेवल पे खरीदना चाहिए, लॉन्ग जाना चाहिए। यहाँ पे 845 का यहाँ टारगेट रखना चाहिए। 835 का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बेस बना है यहाँ पे। हालांकि अपसाइड लिमिटेड है यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पे आ नहीं रही ऑटोमोबाइल से। फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार 3890 पे बाय करना चाहिए। 4000 का एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 3800 का। तो ये खरीदारी की राय इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी देखने को मिली है, लेकिन फोकस यहां पर सोने पर डालेंगे, क्योंकि यहां पर दूसरे दिन हमने रिकॉर्ड हाईज बनते हुए देखे हैं। 48,290 के आसपास तक के स्तर हमने यहां पर आते हुए देखे। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जहां पर स्टिमुलस बहुत ज्यादा है, सभी सेंट्रल बैंक यहां पर करेंसी रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने लोअर इंटरेस्ट रेट्स यहां पर आते हुए देखे हैं। खरीदारी यहां पर ईटीएफ्स में अभी भी अच्छे से जारी है, और जिस तरह से बाजारों को लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ यहां पर धीरे धीरे लौटेगी इस साल और अगले साल भी, उसका फायदा यहां पर सोना उठा सकता है। किस तरह की खरीदारी यहां पर भारतीय बाजारों में है, भाव यहां पर कहा जा सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले जुड़े हैं। राजीव नमस्कार। और नए रिकॉर्ड हाईज, और अभी तो लॉकडाउन पूरा खुला भी नहीं है, खरीदार बाजार में है भी नहीं, कैसे देखते हैं आप इन भावों को और खरीदारों को? गुड इवनिंग मनीषा। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि गोल्ड अभी तक स्ट्रांग जा रहा है, विच वाज स्पेकुलेशन कि जैसे ही मार्केट खुलेगा गोल्ड वुड हैव स्लाइडेड डाउन, बट इट इज क्वाइट पॉजिटिव कि गोल्ड इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग। कंज्यूमर से जैसे आपने कहा अभी तक बाहर आना शुरू नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस इन बॉम्बे, बट आगे चल के अगर ये पॉजिटिव मूव है तो कंज्यूमर्स की कॉन्फिडेंस गोल्ड में बनी रहेगी, जो अच्छी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड की सेल आउट होगी जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू होगा, वो हुआ नहीं है, विच मीन्स कि कंज्यूमर्स की कॉन्फिडेंस गोल्ड में अभी भी हाई है, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये बेच के इनकैश कर दे। दे स्टिल फील गोल्ड इज गोइंग टू इंप्रूव मोर। जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोगों से बात कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि ओपन इंटरेस्ट पर अगर आप नजर डालें तो सिर्फ यहाँ पर खरीदार हैं, बिकवाली के लिए कोई नहीं है। भारतीय बाजारों में राजीव, ये जरूर देखने को मिला है कि सोना यहाँ पर डिस्काउंट में कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने $20 का डिस्काउंट आते हुए देखा था, इस हफ्ते कुछ कम हुआ है, लेकिन $13 के डिस्काउंट की बात अभी भी यहाँ पर भारतीय बाजारों में, मुंबई के बाजारों में की जा रही है। तो खरीदार, जैसे आपने कहा, फिजिकल मार्केट्स में नहीं है, तो किस तरह के डिस्काउंट्स आप बनता हुआ देखते हैं? स्टेबिलिटी के लिए हम देखना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक इंपोर्ट्स फुल फ्लैश चालू नहीं हुए हैं, तो जो स्टॉक्स पहले से ओवरलोडेड है मार्केट में वो आपको डिस्काउंट भी मिल रही है। जैसे ही इंपोर्ट शुरू हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम अपने आप अटेन हो जाएगी, एंड जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसिंग सेम यहाँ रेप्लिकेट हो सकती है। सो ये जो डिस्काउंट है टेम्परेरी सिचुएशन है, जब तक इंटरनेशनल मार्केट इंडिया में अवेलेबल नहीं हो तब तक।
राजीव, एक और चीज, जैसे आपने कहा पिछले 2 महीनों में अगर सोने की इंपोर्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ना के बराबर रहा है। 1-2-3 टन जैसे हमने इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं अप्रैल और मई में। तो जो काफी हद तक जो बिकवाली है, जो डिमांड निकल के आ रही है, वो इन्वेंटरीज में से है ज्वेलर्स की। कब तक आपको लगता है इंपोर्ट्स यहाँ पर कुछ स्टेबल हो जाएंगे? एयरलाइंस अभी शुरू हो चुकी है इनफैक्ट, सो इसलिए थोड़ी बहुत इंपोर्ट्स शुरू हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई, जैसे दुबई मार्केट अभी खुल गई है पूरी तरह से, तो वहां से एक्सपोर्ट्स शुरू हो चुकी है। तो ये एक मैटर ऑफ टाइम है, जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया के जो खुलने शुरू हो जाएंगे, गोल्ड इंपोर्ट्स फुल फ्लैश शुरू हो जाएगी। एंड कस्टम्स भी काफी रिस्ट्रिक्टेड थी एज वर्किंग आवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स काफी कम थी। अभी कस्टम्स ऑफिसेज भी काफी खुल गए हैं, तो वो हिसाब से आई फील बाय जुलाई वी शुड फॉर्म द इक्विलिब्रियम ऑफ इंपोर्ट्स। प्राइसेस पे प्रथमेश आपको कॉन्वर्सेशन में फिर से लेना चाहूंगी। हमने दूसरे दिन आज सोने में ऑल टाइम हाईज भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे हैं, और जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, यूबीएस की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, सभी का ये मानना है कि सोने में ऑल टाइम हाईज हम अगर इस साल नहीं तो अगला साल बनता हुआ देखेंगे। किस तरह की बढ़त आप आता हुआ देखते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है, और भारतीय बाजारों में क्या भाव बन सकते हैं? आई थिंक मनीषा, फॉर फिजिकल इन्वेस्टर्स 48,000 जो प्राइस है, हालांकि इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड जो है म्यूटेड है, और लॉकडाउन भी वैसे कंटिन्यूटी जारी है अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब। तो इन दैट सेंस फिजिकल डिमांड म्यूटेड है। बट प्राइस की बात करें, जैसे आपने कहा एटीएफ में इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एज एन एडिशन डाल रही है, तो मेरे ख्याल से ये सब डिमांड जम करके आपको पूरा मिक्स करके फैक्टर्स में 51,000 M6 का जो गोल्ड है वो मेरे ख्याल से 2020 तक देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से गोल्ड में बढ़ोतरी भी जारी है। ऑलरेडी डबल डिजिट रिटर्न जो है दिखा चुका है पहले 6 महीने में। मेरे ख्याल से और डबल डिजिट रिटर्न, मोर देन 10 to 12% रिटर्न अभी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी पॉसिबल है, विच कम्स टू 4,000 रुपीज और 5,000 रुपीज फर्दर इंक्रीमेंट फ्रॉम द करंट प्राइस। ओके, यानी कि पहले 6 महीनों में इस साल के हमने 23% की बढ़त सोने में आते हुए देखी है। दूसरे 6 महीने में अभी 10 से 12% की तेजी अभी और बाकी है। राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई यहाँ पर सोने की, लेकिन प्रथमेश आपसे जानना चाहेंगे कि चांदी में भी क्या इसी तरह की बढ़त एक्सपेक्टेड है? आई थिंक इवन प्रेशियस मेटल्स कैटेगरी में फिजिकल डिमांड जो है इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए म्यूटेड रहेगी, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है इस कमोडिटी में जारी रहेगी। और वही इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है चांदी को जो है साल के एंड में पॉसिबिलिटी जो है वो 53-54,000 जो करीब यहाँ से अगेन 10 to 12% का मूव है, यहाँ से देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा, और जो लोग गोल्ड को नहीं खरीद पा रहे हैं उनको अगर सिल्वर एज ए पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। सिल्वर में भी और भी इंक्रीमेंटल जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। चलो, यानी कि बढ़त यहाँ पर जारी रह सकती है, चाहे वो सोना है या चांदी। आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने ही चाहिए। बात अब करेंगे खाने के तेलों की, क्योंकि यहाँ पर जोरदार बढ़त पिछले 2 महीनों में लगातार हमने बनते हुए देखी है। सरसों में हल्का सा दबाव है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सरकारी एजेंसीज की तरफ से सरसों बेचने की वजह से यहाँ पर दबाव बना है। अदरवाइज पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें तो 20% तक की बढ़त हमने यहाँ पर सरसों में आते हुए देखी है। मांग काफी बेहतर है और उसका फायदा यहाँ पर प्राइसेस ने उठाया है। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी अब जुड़े हैं बात करने के लिए इस पूरे सेक्टर पर। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले सरसों पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है ये ट्रेंड सरकार की तरफ से आता हुआ, और काफी हद तक ये दालों में तो प्रेवलेंट रहा ही है कि भाव एक रेंज में यहाँ पर अब बन के रह गए हैं। अगर बहुत ऊपर जाते हैं तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है, नीचे जाते हैं तो हम खरीदारी देखते हैं, नहीं तो सरकारी एजेंसीज की तरफ से बिकवाली है। तो इन सम वे और दी अदर, इवन एज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यहाँ पर हटा ली गई हो, लेकिन एक प्राइस मैनेजमेंट हम यहाँ पर डेफिनेटली सरकार की तरफ से बनता हुआ देख रहे हैं। शुक्रिया मनीषा जी, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो इस समय जो भी दाम बढ़े हैं मस्टर्ड के पिछले 1 महीने के अंदर, सो दे आर एक्चुअली गॉड सेंट। तो हिंदुस्तान में अभी ये पीरियड है जब बोनी होती है ऑयल सीड्स की, तो इस समय मैं समझता हूँ इसको सोया और ग्राउंडनट की बोनी में और कॉटन की बोनी में काफी फायदा मिलेगा।
और जहां तक मस्टर्ड के भावों का सवाल है अपर ब्रैकेट में पहुंचने के आसपास, तो अभी नाफेड सबसे बड़ा बायर रहा है। पिछले अगर 2 महीने में देखें, जब शुरू में मार्केटिंग चालू हुई थी, नाफेड और हैफेड ने मिनिमम सपोर्ट लेवल पे बहुत ज्यादा खरीदा था। तो आज जब सबसे ज्यादा उनके पास है, तो अल्टीमेटली आज की तारीख में अगर वो बेचेंगे तो 2 पैसे उनको बचेंगे ही, और दूसरा प्राइस को भी एक थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा। तो आई थिंक जो अगर वो बेच रहे हैं तो बहुत अक्लमंदी का काम कर रहे हैं, और एज इट इज भी काफी तेजी आ चुकी है, और उनके पास जितना भी स्टॉक है वो एक ऊपर के लेवल पे बाजारों को जाने से मेरा मानना है रोकेगा। जी, बाकी तेलों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि चाहे वो पाम है, रिफाइंड तेल है, सोयाबीन है, इवन एज हमने जो इनिशियल खरीफ के जो नंबर्स आते हुए देखे हैं, अभी बहुत अर्ली डेज हैं, लेकिन खरीफ में बुआई का इलाका जो है, जो खाने के तेलों को मिला है, उसमें बहुत जोरदार इजाफा भी देखने को मिला है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जोरदार तेजी है। आप कैसे देखते हैं आगे इस सेक्टर को? क्या क्यूज, कहाँ से फंडामेंटल्स क्या वॉच करने चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि वर्ल्ड में कहीं भी तेलों की कोई कतई कमी नहीं है। जो भी तकलीफ है वो एसेंशियली ये रही है कि पिछले 2 महीने में हिंदुस्तान ने इंपोर्ट काफी कम किया। मई महीने में तो हमने तकरीबन ओनली अबाउट 7 लाख टन ही इंपोर्ट किया था, विच वॉज पॉसिबली वन ऑफ द ऑल टाइम लोज पिछले कुछ सालों में। तो और जून में पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा बाउंस बैक करेगा इंपोर्ट, और जो इंपोर्ट बाउंस बैक करेगा तो जो बाजारों में एक तरफा तेजी आ गई थी उसको थोड़ा सा वो लगाम लगेगी। और जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, थोड़ा पाम की अवेलेबिलिटी बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स तकलीफ रही है, और उधर वो ब्राजील में भी अब थोड़ा कोरोना का इफेक्ट और कोविड इफेक्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम कम है, बट सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थोड़ी रही हैं। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगी, तो भाव कोई रनअवे तेजी आ जाए ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन भी जबरदस्त हुआ है वर्ल्ड वाइड। अगर हिंदुस्तान भी देखें तो थोड़ी बहुत डिमांड आ रही है वापस, बट जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और जो डिस्ट्रक्शन हुआ है प्री कोविड लेवल पे अभी आना थोड़ा वक्त लगेगा। ओके और आपने बहुत सही बात करी कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर जरूर है खाने के तेलों की, सप्लाई चेन्स में दिक्कत है और उसको ठीक होते हुए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और खाने के तेलों के पूरे उस विषय पर यहाँ पे बात करने के लिए। वंदना, आप कैसे देखती हैं खाने के तेलों पे? आपके 2 यहाँ पर बाइंग पिक्स ही थे खाने के तेलों में, लेकिन जैसे अतुल जी ने भी कहा कि सप्लाई चेन्स है, डिमांड डिस्ट्रक्शन तो ऑफकोर्स हो ही चुकी है, लेकिन अवेलेबिलिटी को लेकर कोई चिंता नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी तेजी उन्हें नहीं लगता कि देखने को मिलेगी। जी मनीषा, पूरे मार्केट का क्रक्स यही था, जो अवेलेबिलिटी है लेकिन यहाँ पे सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। और मुझे लग रहा है कि 1-2 चीज़ें अभी और है जो कि इंडिया में थोड़ा सा प्राइसेस को पुशअप किया है। एक तो मुझे लग रहा है कि जो मस्टर्ड का जो मील एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। रादर हम देख रहे हैं कि बाकी कमोडिटीज़ में जो मील एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुए हैं, लेकिन मस्टर्ड का मील एक्सपोर्ट जो है वो मई और अप्रैल मंथ में यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। इसका भी एक इम्पैक्ट आते हुए हम लोगों ने देखा है। दूसरी चीज़ है कि जो ब्लेंडिंग है वो यहाँ पे चाहे वो मलेशिया का हो या ब्राजील का, उन्होंने ब्लेंडिंग को बढ़ाया है। ये भी एक सपोर्ट, उन्होंने टाइम रहते ये डिसीजन लिया कि हमें ब्लेंडिंग को बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ से डिमांड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड निकल के आ नहीं रही थी यहाँ पे। तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक तरफा एक रन अप आते हुए देखा। मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि एक लगाम लगनी चाहिए, और नाफेड हो या हैफेड हो, उनको एक कह सकते हैं कि एक अच्छा प्राइस मिल रहा है यहाँ पे स्टॉक्स को रिलीज करने के लिए और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सप्लाई साइड है नाफेड हैफेड की तरफ यहाँ पे स्मूथ होगा इंडियन मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट हम आते हुए देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है। रिफाइन में मुझे लग रहा है कि एक बार 850-855 का जो लेवल है वहाँ पे की डिस्टेंस फेस करते हुए कमोडिटी नजर आएगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 885-900 का जो जोन है वो सीबॉट के लिए भी काफी क्रूशियल है यहाँ पे, सोयाबीन के लिए, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो जैसे जैसे ये मंथ प्रोग्रेस करेगा, खासकर जुलाई में हम एक करेक्शन आते हुए देख सकते हैं यहाँ पे
पे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सीपीओ में भी एक मन बना के चलना चाहिए कि एक बार हम यहाँ पे, अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार 715 720 जोन जो रहेगा वहाँ पे हम एक कैप अपसाइड को कैप होते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रणनीति यही होनी चाहिए कि जो भी आपको 4-5% का अपसाइड मिल रहा है वहाँ पे आप बाइंग में प्रॉफिट बुक करिए, मार्केट से निकलिए और वहाँ से हम देख सकते हैं कि एक चैनल वाइज फेज में करेक्शन आ सकता है। चलिए, ये तो है आज के मेजर मूवर्स जिनके बारे में हमने आपसे बात करी, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। अब जब लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे शामिल, लेंगे उनके सवालों के जवाब। शामिल करेंगे दर्शकों को, देंगे उनके सवालों के जवाब। और सबसे पहले हमारे साथ गगन सिंगला जी भटिंडा पंजाब से फोन लाइन पर हैं। गगन जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। हेलो हेलो जी नमस्कार मैम। जी गगन, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं, क्या है आपका सवाल? मैम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, तो ये पूछना था कि कौन सा लेवल पर एंट्री करें और कितने समय के लिए आप खरीदना चाहते हैं गगन? मैम 6 महीने के लिए खरीद सकते हैं। ओके, 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए प्रथमेश गगन सिंगला जी सोना खरीदना चाहते हैं, यहाँ से क्या प्राइस व्यू बन सकता है? आई थिंक अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल तो डिमांड म्यूटेड है। अगर इनको बाय करना है तो मेरे ख्याल से 46 और 47,000 के बीच में वहाँ पे डिप मिला तो इनको बाय करना चाहिए। इनको वहाँ से 10% का मूव अगर 6 महीने के हिसाब से बात कर रहे हैं विच मींस एंड ऑफ द ईयर, 51,000 तक का मूव जो है इनको पॉसिबिलिटी दिख सकता है। तो गगन, आपको सोना जरूर खरीदना चाहिए। 10% तक के गेन्स अगले 6 महीने में सोना आपको दिला सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अलकेश बीजापुर से। अलकेश नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरा सवाल चना में है। हेलो जी हाँ, मेरा सवाल चना में है। चना अगस्त वाइदा अभी खरीद सकते हैं क्या? वंदना, अलकेश चना खरीदना चाहते हैं अगस्त वायदा। आने वाले समय में यूजुअली हम देखते हैं कि बारिशों में दालों के भाव बढ़ते हैं, मांग भी बढ़ती है। क्या इन्हें खरीदना चाहिए? कब तक होल्ड करना चाहिए? मुझे लग रहा है मनीषा थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन मोड में है ये कॉन्ट्रैक्ट। 42.75 के करीब हो रहा है सर। आपको 42.50 42.40 तक के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं। और मॉनसून में चना का प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि बेसन का डिमांड भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ता है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से उस लेवल पे आप बाय करिए। और मुझे लग रहा है कि अपर साइड में आपको, हायर साइड में आपको 43.50 से लेके 43.70 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से करेक्शन का वेट करिए और 43.70 तक के टारगेट को रखते हुए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। चलिए, तो अलकेश जी आपको थोड़ी सी करेक्शन का इंतजार यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन खरीदारी यहाँ पर निचले स्तरों पर देखने को मिलेगी। वंदना, आगे जाके ओवरऑल दालों में लेकिन लगता क्या है, किस तरह के प्राइस व्यूज हैं यहाँ पर? मुझे लग रहा है यहाँ पे मनीषा, यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से जो अपसाइड है वो केप्ड होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा है। मूंग का फ्रेश यहाँ पे अराइवल्स है और हायर साइड में है। पल्सेस के जो प्रोडक्शन है वो भी हायर साइड में है। मॉनसून अच्छा है, तो ये मिला जुला के मुझे लग रहा है जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। और जिस तरीके से डिमांड है वो थोड़ा सा यहाँ पे सप्रेस लग रहा है मुझे अभी के समय में। और आगे मनीषा आप देखिए, जो भी फेस्टिवल्स है कोविड को लेते हुए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स हैं या जो भी रथ यात्रा है या जिस तरीके का भी सेलिब्रेशंस है, चाहे वो शादी हो कुछ भी हो, ये लिमिटेड यहाँ पे सेलिब्रेशन मोड में पूरी कंट्री है या पूरा वर्ल्ड है। तो ये यहाँ पे निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है जो अपसाइड है उसको केप करके रखेगा। तो मेरे ख्याल से अगर 10-15% भी यहाँ पर रिटर्न मिलता है पल्सेस में, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर रिटर्न है और उसको टारगेट करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा टारगेट रखना अभी थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। पॉइंट टेकन, ठीक है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, अमित अग्रवाल, कोरबा छत्तीसगढ़ से। अमित नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मैं 50,500 में चांदी बाय किया हूँ 2 लाख, और कॉपर 50,450 में मैम।
खरीदार हैं अमित प्रथमेश, इनके लेवल्स हैं 50,500 पे इन्होंने चांदी खरीदी है और 449 के लेवल्स पे कॉपर में ये खरीदार हैं। क्या करना चाहिए उनको इन लेवल्स पे? मेरे ख्याल से कॉपर में इनको वेट करना चाहिए। 454 तक का टारगेट जो है इनको पॉसिबल रह सकता है और चांदी में भी इनको वेट करना चाहिए। 52,500 तक पॉसिबल दिखता है, बट थोड़ा सा वक्त लग सकता है यानी में। अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, अदरवाइज ये एग्जिट कर ले। अमित, आपके लेवल्स आएंगे जरूर, लेकिन आप इन लेवल्स पे जिन लोगों में आपने खरीदारी की है उससे जोरदार मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर भाव चढ़ने लगे हैं तो आपके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सी पेशेंस अगर आप रखें तो आपको आपके स्तर और इन मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। पंकज हमारे साथ अब पूना से फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम जी, मुझे वंदना जी से जानना है कि कॉटन सीड ऑयल के 3000 के लेवल हो जाएंगे आने वाले 3-4 महीने में? मैक्सिमम अपसाइड कितना दिखते हो? पंकज जी कपास खली के बारे में जानना चाहते हैं वंदना, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3000 के स्तर देखने को मिलेंगे या नहीं। मनीषा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो हायर साइड जो है वो लिमिटेड यहाँ पे हो सकता है इस साल, क्योंकि 20% अभी भी जो कह सकते हैं जो 2019 का ये टाइम था उससे कम है यहाँ पे। और जो एक्सपोर्ट डिमांड हो, चाहे साउथ कोरिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, वहाँ से हमारा कम आ रहा है एक्सपोर्ट डिमांड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपसाइड जो है सर पंकज जी, आप यहाँ पे मान के चलिए जो 25-2600 भी आता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रिटर्न है इस कमोडिटी में, और काफ़ी एक अच्छा अपसाइड आया भी है कॉटन ऑयल सीड केक में। काफ़ी डाउनसाइड लेवल आते हुए हम लोगों ने देखा था, तो मेरे ख्याल से आप 2600 को टारगेट करके चले तो वो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो 3000 पे अपनी नजर मत टिकाइए, 2600 तक के लेवल आपको शायद यहाँ पर पंकज जी देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज है और प्रथमेश ये नेचुरल गैस पर है। सुमन भुवनेश्वर से लिखते हैं कि उन्होंने नेचुरल गैस के 5 लॉट खरीदे हैं 147 के लेवल्स पे, क्या करना चाहिए? एक्चुअली इस साल की अगर बात करें तो 120-150 के बीच में नेचुरल गैस अटक के रह गया है। खरीदार अब इस लेवल्स पे क्या करें? नेचुरल गैस काफी ऊपर इन्होंने खरीदा है, एडवाइस ये रहेगा कि इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। हालांकि इनका जो भी रेंज है नेचुरल गैस का 125 में नीचे की तरफ और 135 में ऊपर की तरफ ये रेंज में रह सकता है। मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। नेचुरल गैस में कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बहुत वैसे भी रिस्की होता है। इसके पहले बहुत सारे शोज में यही मैंने एडवाइस करा है कि नेचुरल गैस में पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, और हमें याद भी है, हम अपने दर्शकों को बताते भी रहते हैं कि नेचुरल गैस में आप यहाँ पर बहुत लंबी पोजीशंस ना होल्ड करें। एक तो बहुत वॉलेटाइल है और दूसरा यहाँ पर दबाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो ये तो सवाल हुए। दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमें कॉल करते हैं और हम पे भरोसा करते हैं कि हम उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। और वंदना और प्रथमेश, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।